ज्वालामुखी का वितरण और प्रकार हमने पढ़ा इसके पहले वीडियो में। इस अध्याय में हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने कल ही बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया केवल धरातल के ऊपर ही नहीं होती है बल्कि धरातल के नीचे भी चलती रहती है ना। तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां बाहरी तो होती हैं, यानी जो धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं। ऐसे भी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं जो धरातल के नीचे निर्मित होती हैं। पानी हवा हमेशा धरातल का अपर्दन करती रहती है ना। तो जब कभी पानी या हवा जैसी शक्तियां धरातल का अपर्दन कर देती हैं तो ये आंतरिक स्थलाकृतियां सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि धरातल का अपर्दन हो जाता है। तो जब ये सतह पर आ जाती हैं तो विचित्र तरह के स्थल रूप दिखाई देते हैं। इसलिए बाह्य स्थलाकृतियों की तरह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। मैं पढ़ाता रहता हूं, वीडियो चलता रहता है। क्योंकि ये प्रीमियर है तो अधिकतर लोग कमेंट करते रहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट पढ़ता रहता हूं तो लगता है कि आप लोग कहां से आए हैं। ये कुछ लोग उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे कमेंट या फिर आपस में बातचीत करना, समय जाया करना, और साथ में मुझे भी कहीं न कहीं से मैं भी सोचता हूं कि किसको पढ़ा रहा हूं। एक बात जान लीजिए, सिविल सेवक बनना है ना कि कुछ और करना है। अगर कुछ और करना है तो मैं वो भी बना दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ सिर्फ पढ़िए। खाली समय होगा, खाली समय होने पे ही ये सब होता है। अगर खाली समय है आपके पास थोड़ा बहुत, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। अगर आप के दिमाग में कोई धुन होगी, कोई चाहत होगी कुछ पाने की, तो आप इस तरह से खाली लोगों की तरह कभी कमेंट नहीं करेंगे, है ना। आपकी बात, विचार, कमेंट कभी खाली लोगों की तरह नहीं होने चाहिए। आप सिविल सेवक बनने की सोच रहे हो, आपका लक्ष्य बड़ा ही ऊंचा है। आपकी पर्सनालिटी में अभी से सुधार होना चाहिए। मैं अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ। जो भी दो चार लोग यहाँ पे आके बाकी बच्चों को भी भ्रमित करते हैं, वैसा ना करें। और बाकी लोग भी अगर चाहते हैं कुछ बनना तो पहले तो अपनी ज़िंदगी में खाली समय ना छोड़ें। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी कितने घंटे पढ़ें, 2 घंटे 4 घंटे। मैं पूछता हूँ कुछ और काम भी है क्या आपके जिम में? अगर कुछ और काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा काम नहीं है तो ये सवाल ही बेकार है कि हम कितने घंटे पढ़ें। 6 घंटे बहुत होगा, 8 घंटे बहुत होगा, बाकी समय आप क्या करने वाले हैं? 24 घंटे तो वैसे ही बीत जाते हैं। 24 घंटे बीतते हमारी जिंदगी के कितने समय लगते हैं? या 1 महीने या 2 महीने या साल भर या 2 साल, कहाँ समय लगता है? कुछ पता चला आपने पिछले दिन क्या किया? तो जब समय का एक एक पल जा ही रहा है, घड़ी की सुई रुकती है क्या? तो ऐसे में ये पूछने का क्या मतलब है कि कितने घंटे पढ़ा जाए? इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। जब आपको किसी पद की चाह है, कोई पोस्ट चाहते हैं ढंग का अपनी जिंदगी में, कोई काम करना चाहते हैं ढंग का अपनी जिंदगी में, तो जब तक उसको पा न लीजिए आपके पास खाली समय होना ही नहीं चाहिए। और खाली समय है तभी आप पूछ रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ें। आप लगातार पढ़ना चाहिए, 12-12 घंटा पढ़ना चाहिए, 14 घंटा पढ़ना चाहिए, संभव हो तो 15 घंटा पढ़ना चाहिए। क्या करेंगे आप खाली समय में? इतिहास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन बैच में, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़िए। भूगोल पढ़ के थक गए हैं, इतिहास पढ़िए। इतिहास पढ़ के थक गए, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िए। सब पढ़ के थक गए, न्यूज़पेपर पढ़िए। खाली समय में क्या करेंगे आप? सुबह शाम खाना पीना करने के बाद आप 10 मिनट टहल लीजिए, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कर लीजिए, टहल लीजिए। लेकिन खाली लोगों के साथ बात करेंगे, गप्पे हाकेंगे, इससे कुछ क्या हासिल होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुछ करते रहिए, जिंदगी का महत्वपूर्ण समय है, आपके अंदर ऊर्जा है। इस समय अगर आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ पाने के लिए, अपने अंदर जो ऊर्जा है कुछ पाने के लिए उसे केंद्रित नहीं करेंगे, एक लक्ष्य पे फोकस नहीं करेंगे, तो फिर अभी आप युवा हैं, कल को वृद्ध हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी परीक्षा देने की उम्र बची है, पढ़िए। अगर भूगोल पढ़ते समय आप खाली महसूस कर रहे हैं तो आइए, बैच में आइए। 2 घंटा डेली इतिहास की क्लासेस चल रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, उत्तर लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा, इतिहास वाले सर भी कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा। तो अपने आप को व्यस्त रखिए, कहीं से भी खाली मत रखिए। खाली रखेंगे जिंदगी बेकार हो जाएगी। व्यस्त रखिए, लगातार व्यस्त रखिए। फालतू टाइप के विचारों को मन में मत आने दीजिए। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हमने बताया था गैसें निकलती हैं, लावा निकलता है और पायरोक्लास्ट पदार्थ निकलते हैं। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है विखंडित पदार्थ। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा और पायरोक्लास्ट पदार्थों का निक्षेपण केवल धरातल के ऊपर ही नहीं होता है,
इनका निक्षेपण केवल धरातल के ऊपर ही नहीं होता है, बल्कि इन पदार्थों का निक्षेपण धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों में भी होता है। लावा और पायरोक्लास्ट का निक्षेपण और जमाव धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों में भी होता है और धरातल के ऊपर भी होता है। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप दो तरह के होते हैं। पहला बाह्य स्थल रूप, दूसरा आंतरिक स्थल रूप। स्थल रूप मतलब स्थलाकृतियां। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बाह्य स्थल रूप का। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा पदार्थ और विखंडित पदार्थों के धरातल के ऊपर निक्षेपण और जमाव से जिन बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये स्थलाकृतियां स्थायी रूप वाली नहीं होती हैं। ये स्थलाकृतियां स्थायी रूप वाली नहीं होती, मतलब इनका रूप और स्वरूप बदलता रहता है। सवाल है कि क्यों रूप बदल जाता है। मान लेते हैं एक बार लावा का निक्षेपण हुआ, इतनी ऊंची स्थलाकृति बनी, यह ज्वालामुखी नली जहां से लावा की आपूर्ति हो रही है। उसके बाद 2-4 साल बाद फिर लावा का निक्षेपण हुआ तो ऐसे स्थलाकृति बन गई, फिर लावा का निक्षेपण हुआ ऐसे स्थलाकृति बन गई, साथ में अपर्दन भी चलता रहता है। अपर्दन हुआ तो अपर्दन के बाद ही ऐसी बन गई, अपर्दन के बाद ये कैसी बन गई, ऐसी बन गई, यानी कभी ऐसी थी और बाद में अपर्दन के बाद ऐसी बन गई, है ना। तो जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूप है, ये स्थायी रूप वाले नहीं होते, बल्कि बार बार लावा और विखंडित पदार्थों के निक्षेपण और जमाव से शंकु रचना, ज्वालामुखी पर्वत के छोटे रूप को क्या कहते हैं, शंकु। तो बार बार लावा और पायरोक्लास्ट पदार्थों के निक्षेपण और जमाव से इन स्थल रूपों की शंकु रचना और अन्य विशेषताओं में परिवर्तन आते रहते हैं। क्लियर। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूप किस पर निर्भर करते हैं। अच्छा, कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो हो सकता है सिर्फ लावा बाहर है, अगली बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो सकता है केवल पायरोक्लास्ट बाहर आए, गैसों के साथ केवल विखंडित पदार्थ बाहर निकले। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूप, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूप लावा और विखंडित पदार्थों की मात्रा, पहले तो कितनी मात्रा बाहर आई है ना, लावा और विखंडित पदार्थों की मात्रा, इसके अलावा लावा और विखंडित पदार्थों के अनुपात, मतलब लावा का अनुपात ज्यादा है या विखंडित पदार्थों का अनुपात ज्यादा है। तो लावा और विखंडित पदार्थों के अनुपात और उद्गार की प्रकृति, उद्गार कैसा है, केंद्रीय उद्गार हो रहा है या दरारी उद्गार हो रहा है। मैंने बताया था दरारी उद्गार होगा तो ढेर सारा तरल लावा बाहर निकलेगा, दूर तक फैल जाएगा। और केंद्रीय उद्गार हुआ है तो लावा, गाढ़ा लावा निकलता है, पायरोक्लास्ट साथ में निकलता है, लावा पायरोक्लास्ट को बांध देता है और ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो मैंने कहा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूप लावा और विखंडित पदार्थों की मात्रा, लावा और विखंडित पदार्थों के अनुपात तथा ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्लियर। इसके बाद ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थल रूपों को भी उद्गार की प्रकृति के आधार पर या उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। उद्गार की प्रक्रिया मतलब पहला केंद्रीय उद्गार, बाह्य स्थल रूपों को भी उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप, दूसरा दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप। क्लियर। तो यानी बाह्य स्थलाकृतियों को भी दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर इन स्थल रूपों को दो भागों में बांटते हैं। आप पहले से भी जानते हैं कि केंद्रीय उद्गार होगा तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है और अगर दरारी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। क्लियर। तो
बाह्य स्थलाकृतियों को भी उद्गार की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। इनमें से सबसे पहले हम केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूपों का हम अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? केंद्रीय उद्गार या केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप। क्लियर? केंद्रीय विस्फोट या केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विस्फोट होता है। तो केंद्रीय उद्गार की प्रक्रिया में सबसे पहले विस्फोट के साथ तीव्र गति से लावा और जलवाष्प बाहर निकलता है। जब ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्गार होता है, तीव्र विस्फोट होता है, तो इस विस्फोट के दौरान तीव्र गति से लावा और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। भूगर्भ से दबाव, गैसों का दबाव और धक्का इतना तीव्र होता है कि भूपटल को तोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं। साथ में इनमें फोर्स इतना ज्यादा है कि ढेर सारा लावा भी बाहर निकलता है और ढेर सारे विखंडित पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोटक उद्गार होता है ज्वालामुखी में, है ना, तो तीव्र जलवाष्प और गैसों के साथ बड़ी मात्रा में लावा और पायरोक्लास्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, जो कि छिद्र के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से अनेक तरह के शंकुओं का निर्माण होता है। अनेक प्रकार वाले शंकुओं का निर्माण होता है। शंकु मतलब छोटा पर्वत। अनेक प्रकार के शंकुओं का निर्माण हो जाता है। किससे? लावा और विखंडित पदार्थों के जमाव से, जो कि छिद्र के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इस शंकु, जैसे जैसे लावा और विखंडित पदार्थ साल दर साल ज्वालामुखी नली से बाहर आते रहते हैं, ज्वालामुखी शंकु का आकार बड़ा होता जाता है। फिर इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। नॉर्मली इसे हम ज्वालामुखी शंकु ही कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है और फिर से विस्फोट होता है, तो ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है। ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है तो ऊपर गड्ढा बन जाता है ना, धसक जाता है नीचे या फिर उड़ जाता है। इससे क्रेटर का निर्माण होता है। ऊपर जिस गड्ढे का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्रेटर। क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील। क्रेटर का आकार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी लगातार बड़ा होता रहता है, उससे विस्फोट भी उतना ही भयानक होता है। तो जब विस्फोट के चलते क्रेटर भी उड़ जाता है तो और बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, उसे हम काल्डेरा कहते हैं। और काल्डेरा में जब पानी भर जाता है तो उसे हम काल्डेरा झील कहेंगे। क्लियर? तो अनेक तरह के शंकुओं और क्रेटर और काल्डेरा का अध्ययन करना अभी बाकी है। ये तो मैं कहानी सुना रहा था कि होता कैसे है। क्लियर? तो केंद्रीय विस्फोट के दौरान जलवाष्प और गैसें जब तीव्र गति से बाहर निकलती हैं तो बड़ी मात्रा में लावा और विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो कि छिद्र के आसपास जमा हो जाते हैं। इनके जमने से अनेक प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है। जब विस्फोट के चलते शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है तो क्रेटर का निर्माण होता है। जब क्रेटर भी विस्फोट के चलते उड़ जाता है तो काल्डेरा का निर्माण होता है, यानी काल्डेरा क्रेटर से बड़ा होता है। अब शंकु कितने तरह के होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। पहला, सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान केवल पायरोक्लास्ट पदार्थ बाहर आते हैं, यानी जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान केवल चट्टानों के टुकड़े बाहर आते हैं, विखंडित पदार्थ बाहर आते हैं, और जो लावा होता है, लावा जो है कि भूगर्भ में मुख्य नली में नीचे ही फंसा रह जाता है। लावा भूगर्भ में मुख्य नली में नीचे ही फंसा रह जाता है और केवल पायरोक्लास्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो छिद्र के आसपास इनके जमा होने से जिस शंकु का निर्माण होता है उसे ही हम सिंडर शंकु कहते हैं। यानी सिंडर शंकु के निर्माण में केवल पायरोक्लास्ट का योगदान होता है, इनके निर्माण में लावा का योगदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए सबसे सिंडर शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? सिंडर शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण है मैक्सिको का माउंट जोरेलो। मैक्सिको का माउंट जोरेलो। क्लियर? ये सिंडर शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण है मैक्सिको का माउंट जोरेलो। सिंडर शंकु के बाद हम अध्ययन करते हैं मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु के निर्माण में लावा और विखंडित पदार्थ दोनों तत्वों का योगदान होता है। इसे हम कंपोजिट शंकु भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि मिश्रित का मतलब लावा का भी योगदान है और विखंडित पदार्थों का योगदान है। जब
ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले लावा और विखंडित पदार्थों की परत बारी बारी से जमा होती जाती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब बार बार ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले लावा और विखंडित पदार्थों की परत बारी बारी से परत के रूप में जमा हो जाती है तो मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। यानी एक परत लावा की बनी, दूसरी परत विखंडित पदार्थ की, फिर एक परत लावा की, दूसरी विखंडित पदार्थ की। तो इन दोनों की परत जब बारी बारी से छिद्र के आसपास जमा हो जाती है तो मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जापान का फ्यूजियामा, उदाहरण के लिए जापान का फ्यूजियामा। जापान के फ्यूजियामा मिश्रित शंकु का उदाहरण है। मिश्रित शंकु की एक विशेषता है कि अगर ऊपरी परत लावा से बनी हुई है तो इसका अपर्दन यानी हवा और पानी द्वारा जल्दी इसका अपर्दन नहीं होता है, लेकिन अगर ऊपरी परत विखंडित पदार्थों से बनी है तो इसका अपर्दन तेजी से प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? ये हो गया मिश्रित शंकु। नेक्स्ट, परपोषित शंकु क्या होता है? पहले चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। एक मुख्य ज्वालामुखी शंकु है। ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर छोटे छोटे ज्वालामुखी शंकु आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य नली है, मुख्य नली से इतर दाएं बाएं देखिए उपनलियां विकसित हो गई, इनको उपनली कहते हैं। उपनलियों ने ढाल पर लावा का निक्षेपण किया और लावा ने शंकु का निर्माण कर दिया। मुख्य शंकु, उपशंकु, मुख्य नली, उपनली। क्लियर? तो जब ज्वालामुखी क्रिया के चलते शंकु का आकार और ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, जब किसी ज्वालामुखी क्रिया के कारण जब किसी ज्वालामुखी शंकु का आकार और ऊंचाई काफी बढ़ जाती है और फिर से जब उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है और बाद में फिर से जब उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जब ज्वालामुखी क्रिया के चलते किसी ज्वालामुखी शंकु का आकार और ऊंचाई काफी बढ़ जाती है तो शंकु के आकार और ऊंचाई के साथ साथ ज्वालामुखी की मुख्य नली की ऊंचाई भी काफी बढ़ जाती है और बाद में बहुत वर्षों बाद जब फिर से इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा बाहर इतनी ऊंचाई तक उठ नहीं पाता और बहुत सा लावा मुख्य नली से अलग हटकर अपनी उपनलियों का विकास कर लेता है। मुख्य नली की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि लावा इतनी ऊंचाई तक उठ नहीं पाता और लावा अनेक तरह की उपनलियों का विकास कर लेता है, यानी मुख्य नली से अलग हटकर उपनलियों का विकास कर लेता है और ऐसा लावा शंकु की मुख्य शंकु की ढाल पर निक्षेपित होकर जमा होने लगता है, जिससे मुख्य शंकु के ढाल पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होने लगता है, उप शंकुओं का निर्माण होने लगता है। क्योंकि इन उप शंकुओं को लावा की आपूर्ति मुख्य नली से हो रही है, इन उप शंकुओं को लावा की आपूर्ति मुख्य नली से ही हो रही है, इसलिए इन्हें हम परपोषित शंकु कहते हैं। यानी इनकी नली से लावा तो आ रहा है लेकिन इनकी नली में भी लावा का मुख्य स्रोत मुख्य नली है, तो इसलिए परपोषित मतलब दूसरों पर आधारित है ये, है ना। तो इन्हें हम परपोषित शंकु कहते हैं। मुख्य शंकु, परपोषित शंकु, मुख्य नली, उपनली। अब सवाल ये उठता है कि परपोषित शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जैसे आपने मेरे साथ पढ़ा, जब ज्वालामुखी का विश्व वितरण पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रॉकीज पर्वत पर 3 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं, माउंट शास्ता, माउंट रेनियर और माउंट हुड। तो इसमें से जो माउंट शास्ता है ना, मान लेते हैं ये क्या है, इसको हम माउंट शास्ता मान लेते हैं। माउंट शास्ता, माउंट शास्ता, माउंट शास्ता की ढाल पर एक परपोषित शंकु पाया जाता है, उसका नाम है माउंट शास्तिना। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर माउंट शास्ता के ढाल पर माउंट शास्तिना एक प्रमुख परपोषित शंकु का उदाहरण है। क्लियर? परपोषित शंकु। अगला है शील्ड शंकु। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, अगर मान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया हुई उसमें से लावा निकला, अगर उसमें सिलिका की मात्रा कम है तो ऐसा लावा बहुत तरल होता है, क्षारीय होता है। लावा के तरल होने का मतलब है कि बहुत क्षारीय है, या लावा के क्षारीय होने का मतलब है कि बहुत तरल है ना। तो जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी छिद्र से बाहर निकला लावा जब बहुत तरल होता है
और बहुत क्षारीय होता है, यानी उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ऐसा लावा तरल और क्षारीय होता है। तो ऐसा तरल और क्षारीय लावा छिद्र के आसपास जमा नहीं हो पाता, बल्कि क्षारीय और पतला है, इसलिए दूर तक विस्तृत धरातल पर फैलने के बाद ही जम पाता है। तो इससे एक विस्तृत क्षेत्रफल पर बहुत ही कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। एक विस्तृत क्षेत्रफल पर बहुत ही कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है, जिसे हम शील्ड शंकु कहते हैं। इसका आकार गुंबद की तरह होता है, इसे हम शील्ड शंकु कहते हैं। क्योंकि इसका निर्माण क्षारीय लावा से हो रहा है ना, पतला तरल लावा जिसे क्षारीय लावा कहते हैं, तो इसे हम क्षारीय लावा शंकु भी कहते हैं। एसिड लावा शंकु, अगला है एसिड लावा शंकु। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी छिद्र से निकलने वाले लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसा लावा काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है ना। ऐसा लावा काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है और विखंडित पदार्थों के साथ छिद्र के आसपास ही निक्षेपित होकर ठोस हो जाता है। विखंडित पदार्थों के साथ छिद्र के आसपास ही जमकर ठोस हो जाता है। इससे एक ऐसे ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है जिसके किनारे काफी तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसे एक ऊंचे शंकु का निर्माण होता है जिसके किनारे काफी तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसे एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसे स्ट्रोम्बोली प्रकार का शंकु भी कहते हैं। इसे स्ट्रोम्बोली प्रकार का शंकु भी नाम दिया गया है। क्लियर? हाँ, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगला है डॉट, गुंबद या प्लग। विधिवत लिखने से पहले इसको समझ जाइए। आप कल्पना करिए कि ज्वालामुखी शंकु जो मैंने व्हाइट कलर के डॉट बनाए ना, ये व्हाइट कलर का यहां तक था। ज्वालामुखी नली है, ज्वालामुखी नली में भी लावा होता है जो कि जमकर ठोस हो जाता है। ज्वालामुखी नली में लावा जमकर ठोस हो गया है। ज्वालामुखी नली में जो लावा है, जो लावा चट्टान है जो ठोस हो गया है, वो काफी कठोर है, वो काफी कठोर है। और जो आसपास की चट्टान है, यानी ज्वालामुखी नली में जो लावा चट्टान है वो काफी ठोस है, कठोर है, और आसपास जो चट्टान है वो काफी मुलायम है। तो जब हवा और पानी द्वारा अपर्दन क्रिया होगी, है ना, तो आसपास के भूभाग का अपर्दन तेजी से हो जाता है ना। जो शंकु होता है, शंकु का अपर्दन काफी तेजी से हो जाता है, जिससे शंकु अपर्दित होकर नीचे चला जाता है। अपर्दित मतलब कट छट गया, आसपास का हिस्सा कट छट गया। जबकि ज्वालामुखी नली में जो लावा चट्टान होती है वो दीवार की तरह ऊपर खड़ी होती है, तो इसे हम डॉट गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट गुंबद, या इसे हम प्लग भी कहते हैं, डॉट गुंबद या प्लग। जब लावा के जमाव से किसी मिश्रित शंकु की मुख्य नली जमकर ठोस हो जाती है तो इसे हम डॉट गुंबद कहते हैं। आसपास क्या है? मिश्रित शंकु, यानी एक परत विखंडित पदार्थों की और एक परत लावा, विखंडित पदार्थ लावा, विखंडित पदार्थ लावा। यानी हमने कहा था कि अगर ऐसे शंकुओं का अपर्दन काफी तेजी से होता है, यानी एक परत अगर लावा है दूसरा विखंडित पदार्थ है, तो ऐसे शंकुओं का अपर्दन काफी तेजी से होता है। तो जब लावा का जमाव किसी मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी की मुख्य नली में हो जाता है और मुख्य नली भर कर ठोस रूप धारण कर लेती है, तो डॉट गुंबद का निर्माण होता है, जिसे प्लग कहते हैं। चूंकि मिश्रित शंकु के ढालों का अपर्दन काफी तेजी से होता है और ज्वालामुखी नली दीवार की भांति ही खड़ी रहती है ना, ज्वालामुखी नली दीवार की भांति अभी भी ऊपर खड़ी है, तो इसे हम डॉट गुंबद या प्लग कहते हैं। क्लियर? अगली स्थलाकृति है क्रेटर या कैल्डेरा। दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस आकार का अंतर है। दोनों की आकृति सेम होती है, क्रेटर की भी कैल्डेरा की, लेकिन कैल्डेरा काफी बड़ा होता है, क्रेटर छोटा होता है। तो ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर एक गर्त होता है, ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर एक गर्त होता है, मतलब गड्ढा होता है। तो ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर स्थित गर्त को हम क्रेटर कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है कीपाकार, जैसा कीप होता है ना, कीप कैसा होता है? मतलब ये क्या है? ये नली है और ऊपर कीप की तरह होता है ये। क्लियर? तो
शीर्ष पर स्थित गर्त का आकार जिसे हम क्रेटर कहते हैं, हम फिर से बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार कीपाकार होता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी शंकु का आकार बड़ा होता जाता है, क्रेटर का आकार भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, यानी इस गड्ढे का आकार भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दरअसल ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से जब ऊपरी हिस्सा विस्फोट से उड़ जाता है, ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से जब शीर्ष हिस्सा विस्फोट से उड़ जाता है तो क्रेटर का धीरे धीरे विस्तार होता रहता है। क्लियर? यानी क्रेटर धीरे धीरे ज्वालामुखी शंकु के साथ ही बड़ा होता रहता है। और जब इसमें ज्वालामुखी क्रिया कभी बंद हो गई, मान लेते हैं क्रेटर में एक कुछ वर्ष के अंतराल बाद ज्वालामुखी क्रिया बिल्कुल बंद हो गई है ना, तो इसमें अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। जैसे कभी बारिश हुई, कभी आंधी चली, हवा द्वारा कभी चट्टानों की टूट फूट हुई, तो अवसाद बनते रहते हैं। अवसाद मतलब जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, है ना, धूल कण, बालू कण, चट्टानों के टुकड़े। तो लंबे समय जब ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है तो एक लंबे समय बाद अवसादों से मुख्य नली भर जाती है, यानी मुख्य नली बंद हो जाती है। अवसादों के जमाव से मुख्य नली बंद हो जाती है, यानी जो पाइप थे वो पाइप बंद हो चुकी है। इसके बाद जब बरसात होता है तो वर्षा का पानी इसमें भर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्षा का पानी भर जाने के बाद इसे हम क्रेटर झील कहते हैं। क्लियर? जब क्रेटर का आकार काफी बड़ा हो जाता है, ज्वालामुखी पर्वत काफी बड़ा हो जाता है, क्रेटर का आकार भी काफी बड़ा हो जाता है और बाद में कभी छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो क्रेटर के भीतर कई छोटे छोटे ज्वालामुखी शंकु बन जाते हैं, है ना। जब ज्वालामुखी शंकु और क्रेटर का आकार काफी बड़ा हो जाता है और बाद में छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो लावा के निक्षेपण और जमाव से क्रेटर के भीतर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। बाद में चलकर इन छोटे शंकुओं के शीर्ष पर भी क्रेटर का निर्माण हो जाता है। क्लियर? इस तरह से एक बड़े क्रेटर के भीतर कई छोटे छोटे क्रेटर दिखाई देते हैं। एक बड़े क्रेटर के भीतर कई छोटे छोटे क्रेटर दिखाई देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। विस्फोटक केंद्रीय उद्गार में विस्फोट द्वारा बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर विस्फोट द्वारा, या दूसरा धसाव द्वारा। या तो तीव्र विस्फोट द्वारा काल्डेरा का निर्माण होता है या धसाव द्वारा काल्डेरा का निर्माण होता है। आकृति क्रेटर या काल्डेरा की बिल्कुल सेम होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन काल्डेरा क्रेटर की तुलना में काफी बड़ा होता है। जहां एक औसत क्रेटर की ऊंचाई और व्यास 1000 फीट हो सकता है, वहीं एक औसत काल्डेरा की ऊंचाई और व्यास 4000 फीट हो सकता है, यानी 4 से 5 गुना बड़ा होता है। जो काल्डेरा होता है क्रेटर से 4 से 5 गुना बड़ा होता है। अब जब क्रेटर घोंसलादार हो सकता है तो क्या काल्डेरा घोंसलादार नहीं हो सकता है? इसको आप काल्डेरा मान लीजिए। काल्डेरा के भीतर जब छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। बाद में इन शंकुओं का आकार बढ़ता जाता है और इनके शीर्ष पर भी एक काल्डेरा के भीतर कई काल्डेरा नजर आते हैं। इसे हम घोंसलादार काल्डेरा कहेंगे। काल्डेरा में जब वर्षा का पानी भर जाता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया है, मुख्य नली भर गई है अवसादों से और वर्षा का पानी भर गया, तो इसे हम काल्डेरा झील कहेंगे। ये हो गया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ये हो गया केंद्रीय उद्गार या केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप, जो प्रीलिम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के तो सिलेबस में ये शामिल है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप। अभी तक हमने पढ़ा केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप। या
दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। जब ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है तो लावा किसी दरार के माध्यम से शांत रूप में धीरे धीरे बाहर आता है। दरारी उद्गार द्वारा बाहर आने वाला लावा काफी तरल होता है, पतला होता है और वह दरार के माध्यम से शांत रूप में धीरे धीरे बाहर निकलता है। इस तरह से दरार के आसपास लावा चट्टान की चादर का निर्माण हो जाता है। लावा चट्टान की चादर बिछ जाती है। दरार के चारों तरफ जो धरातल होता है उस पर लावा चट्टान की चादर बिछ जाती है। लावा चट्टान को हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब वो धरातल के बाहर आती है तो ऐसे लावा चट्टान को हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब बार बार लावा का दरारी उद्गार होता है, जब बार बार लावा का दरारी उद्गार होता है और तरल लावा एक के बाद एक विस्तृत क्षेत्र में फैलता जाता है तो बेसाल्ट चट्टान की कई क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है या लावा चट्टान की कई क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है। जब बार बार लावा का दरारी उद्गार होता है तो लावा चट्टान की कई क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है। इससे एक लंबे समय काल बाद लावा पठार का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में दक्कन का लावा पठार, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में दक्कन का लावा पठार, ब्राजील पठार और यूएसए में कोलंबिया का पठार, ये सभी लावा पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी लावा पठार के उदाहरण हैं। ये तो दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप। पहला स्थल रूप किसका अध्ययन किया आपने? दरारी उद्गार द्वारा जो निर्मित स्थल रूप हैं उनमें से पहला है लावा पठार, जिसका अध्ययन आपने कर लिया। और दूसरा कौन सा है? मेसा और बुटी। यानी दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूपों में दो महत्वपूर्ण हैं, एक लावा पठार जिसका आपने अध्ययन किया और दूसरा है मेसा और बुटी स्थलाकृतियां। क्लियर? मेसा और बुटी स्थलाकृतियों का निर्माण लावा पठार के क्षेत्रों में ही होता है। क्लियर? ये कोई अलग थलग स्थलाकृतियां नहीं है। मेसा और बुटी स्थलाकृतियों का निर्माण लावा पठार के क्षेत्रों में ही होता है। यानी लावा पठार के अपर्दन के परिणाम स्वरूप मेसा और बुटी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं मेसा और बुटी स्थलाकृतियां अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण लावा पठार के अपर्दन से होता है। क्लियर? जब लावा पठार अलग कई नदियों द्वारा अपर्दित किया जाता है। नदियों द्वारा दो प्रकार का अपर्दन होता है। नदियां जब नीचे की तरफ अपर्दन करती हैं, नीचे ये मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, ये क्या है? पानी भरा हुआ है। नदी जब नीचे की तरफ अपर्दन करती है तो उसे हम लंबवत अपर्दन कहते हैं। तो कोई भी नदी पहले लंबवत अपर्दन करती है, कोई भी नदी पहले अपनी घाटी को गहरा करती है, कोई भी नदी पहले इस प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है। इसे हम लंबवत अपर्दन कहते हैं। जब लंबवत अपर्दन का काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद कोई भी नदी पार्श्व अपर्दन प्रारंभ कर देती है, यानी अपनी घाटी को चौड़ा करना प्रारंभ करती है। तो कोई भी नदी पहले अपनी तली को गहरा करती है, अपनी घाटी को गहरा करती है, तली को गहरा करती है, यानी अपनी तली का अपर्दन करती है। इसे हम तली अपर्दन या लंबवत अपर्दन कहते हैं। जब नदी आसपास का अपर्दन करने लगती है, यानी अपनी घाटी को चौड़ा करने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व अपर्दन। पार्श्व मतलब अगल बगल, तो इसे हम पार्श्व अपर्दन कहते हैं। तो जब लावा पठार के क्षेत्रों में नदियां लावा पठार को अपर्दित कर देती हैं, ऐसे से समझेंगे, जब नदियां लावा पठार को अपर्दित कर देती हैं तो दो नदी घाटियों के बीच में, एक नदी घाटी ये है और दूसरी नदी घाटी ये है, जो नीले कलर की लाइनें हैं मतलब पानी भरा हुआ है, नदी का पानी भरा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो जब नदियां लावा पठार को अपर्दित करती हैं तो दो नदी घाटियों के बीच में जो स्थलाकृति दिखाई देती है उसे हम मेसा स्थलाकृति कहते हैं। मेसा स्थलाकृति क्या है? मेसा यानी जो लावा की नई परत होती है। जो नीचे चट्टान है वो पुरानी चट्टान है, ऊपर वाली चट्टान नई चट्टान है। नीचे वाली मूलभूत चट्टान है, ऊपर लावा चट्टान है। ये कब दिखाई देता है? जब नदी अपनी घाटी को अपर्दित कर देती है तो लावा की जो नई परत है वो पुरानी चट्टान के ऊपर टोपी की तरह दिखाई देती है। फिर से बता दूं, जब लावा पठार के क्षेत्र में नदी अपनी घाटी को
गहरा कर देती है तो लावा की जो परत होती है पुरानी चट्टान के ऊपर टोपी नुमा स्थलाकृति में दिखाई देती है। यहाँ पे 4 टोपियां दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4। इसे हम मेसा स्थलाकृति कहते हैं। मेसा स्थलाकृति की स्थिति हमेशा 2 नदी घाटियों के बीच में रहेगी। क्लियर? यानी लावा की परत जब दिखाई देने लगती है, जब नदी अपनी घाटी को लगातार चौड़ा करती जाती है, जब नदी अपनी घाटी को लगातार चौड़ा करती जाती है, पार्श्व अपर्दन द्वारा चौड़ा करती जाती है, तो मेसा स्थलाकृति का अपर्दन होता चला जाता है, जिससे उसकी चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। बाद में जब इसकी चौड़ाई काफी कम हो जाती है तो उसे ही हम कहते हैं बुटी। यानी जब लावा की टोपी नुमा जो परत है काफी चौड़ी दिखाई दे रही है तो उसे मेसा कहेंगे, और जब लावा की टोपी नुमा परत काफी संकरी हो गई तो उसे हम बुटी कह देंगे। क्लियर? इसे आप लिखेंगे कैसे, संक्षेप में बता दूं, 2-3 लाइन लिखना है। मेसा और बुटी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण लावा पठार के क्षेत्र में नदी अपर्दन द्वारा होता है। जब नदियां लावा पठार में जब नदियां लंबवत अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती हैं तो लावा की परत पुरानी चट्टान के ऊपर टोपी नुमा दिखाई पड़ती है। यानी और इसे हम कहते हैं मेसा। इसे क्या कहते हैं? मेसा। यानी मेसा की स्थिति हमेशा 2 नदी घाटियों के बीच में होती है। जब नदी द्वारा पार्श्व अपर्दन के चलते जब नदियां अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं तो मेसा काफी संकुचित होता जाता है। संकुचित मेसा को ही हम बुटी कहते हैं। क्लियर? इस तरह से लिखते हैं। यह हो गया दरारी उद्भेदन द्वारा निर्मित ज्वालामुखी स्थल रूप। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियां, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हर बार गैस और जलवाष्प की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रहती। कभी कभी गैस, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो गैस और जलवाष्प में कमी आ जाती है। और आपको पता है कि भूपटल की चट्टानों को तोड़ता कौन है? गैसें तोड़ती हैं या जलवाष्प, है ना? तो जलवाष्प भी गैस ही है। तो जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जलवाष्प समेत अन्य गैसों की तीव्रता में कमी आ जाती है तो वो भूपटल को तोड़ नहीं पाता है। इससे जो लावा होता है वो भूपटल की आंतरिक चट्टानों की दरारों में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। जब गैसों की तीव्रता में कमी आ जाती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तो भूपटल की चट्टानों को तोड़ नहीं पाता। परिणाम स्वरूप लावा भूपटल की चट्टानों की आंतरिक दरारों में ही फंसा रह जाता है और जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया से अनेक आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियां, जो आंतरिक स्थलाकृतियां होती हैं, वो अधिकतर आग्नेय चट्टानों की बनी होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों से मिलकर ये स्थलाकृतियां जब अपर्दन के चलते कभी भूसतह पर प्रकट हो जाती हैं तो विभिन्न स्थल रूपों के रूप में दिखाई देती हैं। धीरे धीरे जब भूसतह का अपर्दन होता है और आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी ये आंतरिक स्थलाकृतियां जब कभी सतह पर आ जाती हैं तो विभिन्न स्थल रूपों के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसे स्थलाकृतियों में कौन कौन सी हैं? उदाहरण के लिए पहली है बैथोलिथ। आप 4 ऐसी स्थलाकृतियों का नाम पढ़ेंगे। बैथोलिथ, लोपोलिथ, तीसरी है लैकोलिथ, चौथी है सेल और 5वीं है डाइक। ये आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। इनमें से सबसे पहले हम बैथोलिथ का अध्ययन करते हैं। ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियों में से सबसे विशाल और सबसे बड़ा बैथोलिथ स्थलाकृतियों को माना जाता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं, है ना? ये ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। हिमालय के आंतरिक भाग में भी ऐसी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, बैथोलिथ स्थलाकृतियां। चूंकि हिमालय में जलवाष्प की कमी थी इसलिए लावा भूपटल की चट्टानों को तोड़कर सतह पर नहीं आ पाया और हिमालय के नीचे आंतरिक चट्टानों में ही फंसा रह गया। तो इसलिए हिमालय क्षेत्र में ही वृहद हिमालय और काराकोरम के नीचे बैथोलिथ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन्हें हम प्लूटोन भी कहते हैं। ये काफी विशाल होती हैं। इनके जो किनारे होते हैं काफी खड़ी ढाल वाले होते हैं। इनके जो किनारे आप देख रहे हैं काफी खड़े ढाल वाले होते हैं। अगर भूसतह का अपर्दन हो गया भविष्य में, मान लेते हैं भूसतह का अपर्दन हो गया, जैसे अरावली पर्वत कभी विशाल पर्वत हुआ करती थी हिमालय की तरह, लेकिन आज अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है।
घर्षित पर्वत है, घिस पिट चुकी है, यानी हवा पानी की शक्तियों द्वारा उसे घिस दिया गया है, अपर्दित हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं अपर्दन द्वारा उसका जो स्वरूप है काफी छोटा हो जाता है। तो अपर्दन, जब भूसतह का कभी अपर्दन हो जाए तो इनके ऊपरी भाग को तो देखा जा सकता है, ये अंदर फंसी हैं, लेकिन अगर भूसतह का अपर्दन हो जाए तो ऊपरी भाग को तो देखा जा सकता है, लेकिन इनके आधार को कभी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनका जो आधार होता है वो बहुत ज्यादा गहराई में होता है, उसके आधार को कभी नहीं देखा जा सकता। क्लियर? ये उनकी मुख्य पहचान होती है। आप के दिमाग में सवाल आता है कि क्या कहीं बैथोलिथ शिलाकृतियां भूसतह के ऊपर आई हैं? हाँ, रांची पठार पर। रांची पठार पर बैथोलिथ शिलाकृतियों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन हिमालय में नहीं मिलते हैं, लेकिन हिमालय के आंतरिक भागों में ऐसी शिलाकृतियां पाई जाती हैं। दूसरा है लैकोलिथ। लैकोलिथ, जब धरातल के नीचे लावा के निक्षेपण और जमाव से लावा चट्टान की कई क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है और पुनः जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो गैसें होती हैं ऊपर की कुछ परतों को ऊपर उठा देती हैं। मान लेते हैं यहाँ 5 परतें थी, लावा चट्टान की 5 परतें बन गई थी, लावा के जमाव से लावा चट्टान की 5 परतें बन गई थी, और फिर से जब ज्वालामुखी क्रिया हुई तो ऊपर की 2 परतें उठा ली गई और नीचे की जो 3 परतें हैं वो क्षैतिज अवस्था में ही हैं। तो इससे जिस शिलाकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। अमेरिका के उटाह प्रांत में हेनरी पर्वत है। अमेरिका के उटाह प्रांत में हेनरी पर्वत के आंतरिक क्षेत्र हेनरी पर्वत में ऐसे शिलाकृतियां मिलती हैं, मतलब सतह पर दिखाई देती हैं। ये ऊपर का भाग ऊपर उठा हुआ है और बीच में क्या है? स्पेस है, पूरी तरह से बीच में गुफा जैसा स्पेस पाया जाता है। क्लियर? यूएसए के उटाह प्रांत के हेनरी पर्वत में लैकोलिथ शिलाकृतियां पाई जाती हैं। इनको लिखेंगे कैसे? जब धरातल के नीचे लावा के निक्षेपण और जमाव से लावा की कई क्षैतिज चादरों का निर्माण हो जाता है और पुनः जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ऊपर की कुछ परतों को गैसों द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है। इससे लैकोलिथ शिलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए यूएसए के उटाह प्रांत में हेनरी पर्वत में ऐसी शिलाकृतियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, लैकोलिथ के बाद लोपोलिथ। लोपोलिथ, आप देखिए तस्तरी नुमा शिलाकृति बनी हुई है, ये ढाल है, अंदर की बात है, भूसतह के नीचे तस्तरी नुमा शिलाकृति है, यानी कोई ऐसा बेसिन है जो छिछली बेसिन है, अवतल अवतल और छिछली। जब भूसतह के नीचे लावा का निक्षेपण और जमाव किसी अवतल और छिछली आकार की बेसिन में हो जाता है, लावा का जमाव किसी अवतल छिछली आकार की बेसिन में हो जाता है, तो इससे आग्नेय चट्टानों की तस्तरी नुमा शिलाकृति तस्तरी नुमा शिलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम लोपोलिथ कहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में लोपोलिथ के उदाहरण मिलते हैं। 2-2, 3-3 लाइन लिखते जाना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, 2-2, 3-3 लाइन लिखने की जरूरत क्यों है? व्यवस्थित रूप से मुख्य परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आंतरिक शिलाकृतियों का विवरण दीजिए, व्याख्या करिए, तब आपको लिखना पड़ेगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, है ना। मैंने कहा था मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, आप पढ़ते रहिए, नोट्स में इकट्ठा आपको दे दूंगा। क्लियर? हाँ, सिल आप साफ देख पा रहे हैं कि भूसतह के नीचे कई दरारें हैं, ये सभी दरारें क्षैतिज रूप में हैं। क्लियर? तो जब आसपास रूपांतरित चट्टानें होनी चाहिए, आसपास कैसी चट्टानें हैं? रूपांतरित चट्टानें हैं, और रूपांतरित चट्टानों में लावा का जो जमा हुआ है ये आग्नेय चट्टानों का हुआ है। क्लियर? रूपांतरित चट्टानों में जो लावा का जमा हुआ है आग्नेय चट्टानें निर्मित हुई हैं। क्लियर? और आसपास कैसी हैं? रूपांतरित चट्टानें हैं। तो जब भूसतह के नीचे रूपांतरित चट्टानों की दरारों में लावा की क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है, जब भूसतह के नीचे रूपांतरित चट्टानों की क्षैतिज दरारों में लावा का निक्षेपण और जमाव होता है, तो इससे रूपांतरित चट्टानों के बीच लावा की क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है। इससे रूपांतरित चट्टानों के बीच लावा की कई क्षैतिज परतों का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। सिल मतलब रूपांतरित चट्टानों के मध्य लावा की कई क्षैतिज परतें आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? सिल कहते हैं।
सेल के बाद अगला हम पढ़ेंगे डाइक। डाइक पहले बता दूं ये क्या है। मान लेते हैं भूसतह के नीचे लावा का जमाव किसी ऊर्ध्वाधर दरार में हुआ है। क्षैतिज दरार मतलब इसको हम कहते हैं क्षैतिज, मतलब ऐसे ऐसे, और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे 90 डिग्री पर। तो जब भूसतह के नीचे लावा का निक्षेपण और जमाव, यानी भूसतह के नीचे लावा किसी ऊर्ध्वाधर दरार में निक्षेपित होकर ठोस हो गया, किसी ऊर्ध्वाधर दरार में निक्षेपित होकर ठोस हो गया, क्लियर। और फिर भूसतह का अपर्दन हो गया, आसपास जो भूसतह था उसका अपर्दन हो गया, तो लावा चट्टानों का शीघ्र अपर्दन नहीं होता है। इस पे डिपेंड करता है कि लावा जो चट्टान है जो ऊर्ध्वाधर दरार में निक्षेपित होकर ठोस हो गई वो मुलायम है या कठोर है। अगर लावा चट्टान मुलायम है और आसपास की चट्टान कठोर है तो मुलायम डाइक का, तो जो ऊर्ध्वाधर दीवार नुमा स्थलाकृति होती है उसे डाइक कहते हैं। तो अगर डाइक मुलायम है तो डाइक का अपर्दन ज्यादा होगा, और अगर डाइक कठोर है तो डाइक वहीं खड़ा रह जाता है, आसपास की मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, जब भू सतह के नीचे लावा का निक्षेपण और जमाव किसी ऊर्ध्वाधर चट्टान की ऊर्ध्वाधर दरार में हुआ है तो ऐसे स्थलाकृति को, जब लावा ठोस हो जाता है तो ऐसे स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। डाइक आकर्षक कब बनता है, जब भू सतह का अपर्दन हो जाता है। तो अगर डाइक कठोर चट्टानों का बना है और आसपास की चट्टानें मुलायम है तो डाइक अपनी जगह पर खड़ा रहता है, दीवार की भांति ऐसे खड़ा रहता है, और आसपास की चट्टानों का अपर्दन हो जाता है और वो नीचे चले जाते हैं। वहीं अगर डाइक मुलायम चट्टानों का बना है और आसपास की जो चट्टानें हैं वो डाइक की तुलना में कठोर हैं तो आसपास की चट्टानें वहीं पर रह जाती हैं, और जबकि डाइक अपर्दित हो जाता है और नीचे की तरफ चला आता है। तो इस प्रक्रिया से विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। डाइक विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि डाइक के आसपास की चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर हैं या तुलनात्मक रूप से मजबूत हैं। अगर आसपास की चट्टानें कठोर हैं तो डाइक का अपर्दन हो जाएगा, अगर आसपास की चट्टानें मुलायम हैं तो चट्टानों का अपर्दन हो जाएगा और डाइक दीवार की भांति खड़ा रहता है। इससे विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आपने पढ़ा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियां, इसको आपने विस्तृत रूप में देखा है। इतने अच्छे और विस्तृत रूप में ना, मुझे विश्वास है कि ना तो आपने पढ़ा होगा, और इसकी एक एक स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ आपने निश्चित रूप से इसे समझा होगा। भूआकृतिक विज्ञान में जीएस मुख्य परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा में जो जीएस प्रश्न पत्र होता है उसका पहला प्रश्न पत्र जिसमें भूगोल है। भूगोल में भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिहाज से जो आप पढ़ सकते थे भूआकृतिक विज्ञान में उतना ये पर्याप्त है। इसके बाद हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल और समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के बाद विश्व भूगोल का जो फैक्चुअल अध्ययन होता है, तथ्यात्मक, खनिज संपदा, विश्व में खनिज संपदा, उद्योगों का विकास, परिवहन का विकास, दुनिया भर में कृषि खेती किसानी का जो विकास है, किस तरह की फसलों का उत्पादन होता है, कहाँ पर खाद्य आपूर्ति किस तरह की पाई जाती है। इसके अलावा पर्वत पठार वगैरह का भी मानचित्र के लिहाज से मैं थोड़ा अध्ययन करा दूंगा ताकि वहां से सवाल पूछे जाए। पर्वत पठार, मरुस्थल, नदियां, झीलें इत्यादि का भी अध्ययन मैं करवा दूंगा। तो जहां पर जिन अध्यायों में प्री और मेंस दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं वो दोनों पढ़ा दे रहा हूं। जैसे ज्वालामुखी प्रीलिम में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपने देखा ज्वालामुखी का पहला अध्याय क्या था, प्रीलिम के लिहाज से मैंने पूरा पढ़ा दिया उसमें, जहां से भी ज्वालामुखी से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं अब वायुमंडल चैप्टर में। इसके बाद हम शुरू करेंगे वायुमंडल, और आप मेरे साथ वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना और संगठन, उष्मा बजट, पृथ्वी पे तापमान का वितरण, है ना, पवन प्रवाह प्रणाली, वायुदाब पेटियां, चक्रवात, उसमें उष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, वायु राशियों का अध्ययन किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ का आप अध्ययन करेंगे, तापमान विसंगति का अध्ययन करेंगे, है ना, जिसे हम तापमान व्युत्क्रमणता कहते हैं। आप जेट धाराओं का अध्ययन करेंगे। ये सब अध्ययन करने के बाद वायुमंडल चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं वायुमंडल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।